अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा जो पेश आया है और 19 घंटे 20 घंटे हो चले अभी तक आग जो है वो बुझाई नहीं जा चुकी, क्योंकि कहा जा रहा है 100 के करीब उसमें हैं दुकानें और 30-40 लोग लापता भी हैं। 6 की हिलाकत की खबर भी आ चुकी है। अब ज़ाहिर है जिन लोगों के घरों में क़यामत टूटी है उनके साथ तो इजहार ताज़ियत कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो मामला है इस तरह के जब आती है, हादसा पेश आता है, तो रिस्पांस का लेवल क्या, और रिस्पांस से पहले ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं इन बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, इसमें एस्केप रूट्स कितने होते हैं, क्या होता है, क्योंकि हादसा तो होते हैं दुनिया जहान में होते हैं, लेकिन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, दैट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन। बार बार हम यही कहते हैं इन प्लेटफॉर्म से, लेकिन अल्टीमेटली जो इंस्पेक्शन करते हैं, बिल्डिंग्स इंस्पेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसको दे हैव टू बी मोर अलर्ट। बहरहाल नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो शुरू करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख़त आया है प्राइम मिनिस्टर को। ये ख़त के हवाले से जो अल जज़ीरा की डिटेल रिपोर्ट आई, कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वाइट हाउस से जो आया था एक नोटिफिकेशन, एक प्रेस रिलीज़ आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी इसके 3 लेवल्स हैं। उसमें हमने नाम जो दिए थे बोर्ड ऑफ पीस के गाज़ा के लिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, विटकॉफ थे, उनके दामाद थे कुशनर और सम अदर पीपल। तो जो बोर्ड है फॉर गाज़ा, बोर्ड ऑफ पीस गाज़ा के लिए, उसमें जो वाइट हाउस के हवाले से प्रेस रिलीज़ आई थी जिसका हमने कल जिक्र किया था, उसमें ये बस नाम थे। उसके बाद जो खबर आई है और अब उसकी डिटेल्स आ रही हैं सामने, 60 हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स इनको प्रेसिडेंट्स को ख़त गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो उन्होंने कहा है आप आएँ और हमें ज्वाइन करें। गाज़ा के हवाले से तो इतना नहीं जिक्र, लेकिन ये कहा उन्होंने कि एक ब्रॉडर जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम एक शुरू करेंगे, एक इनिशिएटिव हम शुरू करें, एंड यू जॉइन अस। उसमें यह भी कहा है कि 3 साल की तो जो मेंबरशिप है आपकी वो तो आपकी मुफ्त है, उसमें तो आप आ जाएं। उसके बाद 3 साल के बाद अगर आप मेंबरशिप चाहते हैं तो $1 बिलियन आपको फीस देनी होगी। तो ये उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम फिर जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने पर बात करेंगे। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को भी दावत आई है, वेरी गुड। सवाल ऑब्वियसली बिफोर द गवर्नमेंट मेक्स अ डिसीजन कुछ अहम सवाल होंगे। सबसे पहले ये होगा कि तरीक़ाकार क्या है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जहन में, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ वेनेजुएला उन्होंने किया कि जो किडनैप कर दिया वहाँ के बंदे को, जो उनका प्रेसिडेंट था। हमारे कॉलीग यहाँ बैठे हैं, उससे बहुत इम्प्रेस हैं, उनसे बात करेंगे फ़ारूक सलीम साहब से। दूसरा मामला जो है वो आपने देखा कि ईरान पे दूसरी दफ़ा, अब तो नाउ इट्स इस्टेब्लिश्ड, काफ़ी खबरें आ गई और डिटेल्स भी आ गई कि दिस वाज एन अटेम्प्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल कि उसको सबवर्ट करें रिजीम को, और वो उनके जो शाह फ़िरान के बेटे, हु इज़ नो क्लेम टू दिस पोजीशन एक्सेप्ट कि वो शहनशाह फ़िरान के बेटे हैं, उनको तैयार किया था, वो भी फेल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, गड़बड़ होती तो फिर हमारे हमसाए थे, मसला होता। तीसरा जो ग्रीनलैंड को कह रहे हैं हम तो लेके रहेंगे ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड वाले कह रहे हैं नहीं जी हम बेचेंगे नहीं, और अब तो EU भी सामने आ गया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है अगर आप लोग ज़्यादा बोले इस पे तो टैरिफ बढ़ाऊंगा मैं। सो ये दिलचस्प है, एक तरीका उनका, ट्राइंग टू रिजॉल्व ग्लोबल इश्यूज। सो वो जो दावत दे रहे हैं तो क्या उनके जहन में, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ये UN को सुपरसीड करेगा। यहाँ कहने दें कि चाइना ने भी, मेरे ख्याल 2 साल हुए हैं कि उन्होंने भी एक कॉन्फ्लिक्ट अबाउट बिटवीन ईयर एंड 2 years की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया, आई थिंक एशिया के लिए मोस्टली। तो वहाँ काफ़ी मुमालिक गए, सिग्नेटरीज वगैरह हुए। तो इस तरह का इनिशिएटिव इज़ नॉट अ बैड इनिशिएटिव, लेकिन व्हाट डू यू हैव इन माइंड, और क्या ये पार्टिजन होगा, क्या ये UN को सुपरसीड करेगा। तो ये बहुत सवालात हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जहन में होंगे। बज़ाहिर तो टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बड़े अहम सवाल हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम चलते हैं जो आज का मेन टॉपिक है हमारा। हमने आपसे वादा किया था कि जो डिजिटल यानी ख़ास तौर पे इकॉनमी के हवाले से जो डिजिटल एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली क्रिप्टो वगैरह, इस पे हम बात करते रहेंगे। और
कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लोगों को लेके आएं यहाँ जो कि हमें इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, करना क्या चाहती है और फिर क्या होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट इकोसिस्टम बने इस चीज़ का जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान में कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यहाँ जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो प्राइवेट लेवल पे हो रही है, और पी वैरा बनाया है हुकूमत ने, रेगुलेटरी एक अथॉरिटी, उसमें बिलाल साकिब हैं जो कि अमेरिका में इन्वॉल्व रहे, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जो सेटअप की है लिबर्टी समथिंग टू दैट इफेक्ट, उसमें वो रहे एडवाइज़र, एंड राइट नाउ वो बहरहाल ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन उनके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जाविये में आती हैं, बिकॉज जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि न्यू इकॉनमी जो है वी वांट टू बी अप देयर और हम चाहते हैं कि हम प्रोएक्टिव हों न्यू इकॉनमी का हिस्सा बनने के लिए, जिसमें डिजिटल भी है, जिसमें ये तमाम मामलात हैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह के। तो हमारे अपने जो हमारा अपना एक पैनल बन गया हुआ है इस पे, तो वो पैनल आज हमारे साथ है। फ़ारूक सलीम साहब हैं, फ़ारूक फॉर जॉइनिंग अस, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर इकोनॉमिस्ट, कॉलमनिस्ट डॉक्टर फ़ारूक सलीम, और साथ इनके उवैस बरलास हैं, एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो करेंसी में एंड ब्लॉकचेन और को फाउंडर एंड दाओ प्रॉपर्टी टेक के, और ही इज़ अ प्रैक्टिशनर, तो इनको हम बुलाते हैं। और नाज़रीन आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुर्रम साहब से शुरू करूँ, एंड एज वी स्टार्ट यूर मोस्ट वेलकम अगर आपके जहन में कोई सवाल है। अच्छा नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक MOU साइन किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप लिंक्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, मेन क्रिप्टो बिजनेस जो है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से ताल्लुक है उसका, टू एक्सप्लोर यूजिंग वर्ल्ड लिबर्टीज स्टेबल कॉइन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इसमें बहुत से सवाल उठते हैं कि जी मतलब कि पैसे की जगह आप ये इस्तेमाल करेंगे क्रिप्टो करेंसी, और उसमें ये USD1 है, वाई दैट, वाई नॉट अदर्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपसे शुरू करते हैं खुर्रम शहजाद साहब। सबसे पहले एक ब्रॉड अगर आप हमें बात बता दें ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, सिग्निफिकेंस आपने शुरू में एक लाइन बोली कि जिसके अंदर आपने कहा कि जी पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी की यूजर्स हैं वो तकरीबन कोई 20 से 25 मिलियन है रफली मिनिमम, और ये चेन एनालिसिस का डेटा है और ये ऑथेंटिक डेटा है। ऑफ कोर्स वो जो रिसर्च करती है इस एरिया से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डेटा जो है रिलीज किया है, और पाकिस्तान आई थिंक नंबर फोर्थ लार्जेस्ट है हम पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो एडॉप्शन में आते हैं, यानी कि जो क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, एडॉप्शन से ये मुराद है, और लोग जो है क्रिप्टो यूज कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं और करते आए हैं पिछले। तो देखें ये सिग्निफिकेंस है ना कि जी आप या तो आप अपने आप से ये कहें कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है और आप अपना एक कन्वेंशनल तरीका चलाते रहें, या आप ये कहें कि जी ये नई रियलिटी है और हमारी यंग जनरेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर, हम क्यों ना इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के एक लीगल इसका इकोसिस्टम क्रिएट करके आप इसे लीगलाइज करें, और लीगलाइज के साथ साथ आप इसको अडॉप्ट इस तरह से करें कि आपके इकोनॉमी को फायदा हो, आपके सेक्टर्स को फायदा हो, और आपके लोग सिर्फ ट्रेड ना करें, ट्रेडिंग इकोनॉमी नहीं हम कह रहे बनाने की, इसको हम अपनी GDP अपनी मईशत की जो है बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल करें। अच्छा जी सॉरी टू कट यू बिकॉज बहुत से सवाल आते हैं, वेरी क्विकली ये आपने बता दिया, ये तो पता है लोगों को, ये बताएं कि हाउ गवर्नमेंट का क्या इस वक्त वो कंसीव क्या कर रही है, उसकी विजन क्या है, जब आप कहते हैं ना कि ये इकोनॉमी के लिए बेहतरी आएगी, तो लोगों को बताएं व्यूअर्स को कि व्हाई दिस, इसमें वेरी ब्रीफली। देखिए जी, पाकिस्तान ने लास्ट ईयर एक विजन जो है वो दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, डिजिटल नेशन पाकिस्तान के नाम से 2025। अब डिजिटल नेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी को डिजिटाइज कैसे करना है इन ट्रू सेंस, और ये वर्चुअल एसेट अथॉरिटी जो हमने बनाई है ये उसका एक हिस्सा कह लें आप, कि उसका ब्रॉडर एम्ब्रेला के अंदर ये वर्चुअल एसेट अथॉरिटी है, उसके अंदर डिजिटल पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बनाई है जो गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स और लाइसेंसिंग करती है। और ये जो वर्चुअल एसेट अथॉरिटी है ये
खासकर इस नई इकोनॉमी को जो है वो लाइसेंसिंग इसके लिए देगी, इसको रेगुलेट करेगी और FATF के कंप्लायंस के साथ करेगी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा मुझे ये बताइए, लेट्स कट टू द कोर, मुझे बताएं कि USD1 के हवाले से जो एक साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो लोग कहें जी ठीक है ये ट्रंप की फैमिली से रिलेटेड है, तो आप कन्विंस करें, जरा बताएं लोगों को कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। बिटकॉइन है, फिर और भी इथेरियम वगैरह, व्हाई गो फॉर USD1 जो कि अभी मार्केट में इतना उसकी इतनी अपटेक नहीं है मार्केट में। अच्छा जी देखें, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ना वो बहुताशा करेंसीज हैं पूरी दुनिया में। बिटकॉइन कह लें, इथेरियम कह लें, नेम इट, डॉज कॉइन कह लें, बहुत सारी हैं। बिल्कुल। तो ये स्टेबल कॉइन जो होता है ना, देखिए मैं थोड़ा सा फर्क बताता हूं। टोकन जो होता है, जिसे टोकनाइजेशन कहते हैं, आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा। उसके अंदर कंपनी के हिस्से होते हैं, शेयर्स जिन्हें हम कहते हैं। नाम सुना है, जरूर सुना है, नाम से ज्यादा सुना है, बट कैरी ऑन। और उसके अंदर जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश में आ जाता है। कैश एक हमारे PKR है, वो करेंसी है। इसी तरह से स्टेबल कॉइन जो है वो ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स और जो है गवर्नमेंट जो है वो लेके चलती हैं। ये जो बिटकॉइन है, ये इथेरियम है। अच्छा ठीक खुरम साहब, विच कंट्रीज आर यूजिंग दिस, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं? यूएस खुद USD1 जी यूएस खुद भी कर रहा है और दूसरी और बहुत सारी कंट्रीज हैं। नाम देख लें आप, जो है सेल्वाडोर की बात करते हैं, भूटान की, बहुत सारी कंट्रीज हैं। मतलब आप तो इस पे कहने का मतलब ये है कि ये नई इवॉल्विंग एक जो है वो जो सिचुएशन है, इवॉल्विंग सेक्टर है। तो इसमें आपको 200 कंट्रीज नहीं मिलेंगे, आपको गिनती के कंट्रीज मिलेंगे। लेकिन हम अगर शुरू कर रहे हैं और हम इस चीज में अडॉप्ट तेजी से कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी चीज है कि नहीं। ठीक है, ओके, गॉट योर पॉइंट नाउ। आप ही लोगों को सवाल पूछ सकते हैं? आप दोनों पूछें, सवाल पूछें। खुरम साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो करना है, खरीदना है, बेचना है, क्या वो बैन है, क्या वो लीगल है, क्या वो इलीगल है, क्या वो लाइसेंस्ड है, कुछ है उसका मामला? इस वक्त वो कहाँ है? देखिए जी, स्टेट बैंक अगर आपने देखा हो, जो स्टेट बैंक ने अपना जो सर्कुलर दिया था या जो नोटिस दिया था, उसमें उसने ये नहीं कहा कि ये बैन है। उसने कहा कि जी अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, आप फॉर्मली ट्रेड नहीं कर सकते। तो जी बैन का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जब स्टेट बैंक ये कहता है कि जी आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते, बैंकिंग चैनल से नहीं जा सकते, तो इसका मतलब यही है कि आप उसको लीगल मींस के थ्रू अभी नहीं कर सकते, जब तक एक इसका प्लेटफॉर्म ना क्रिएट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ना क्रिएट हो जाए। और हम स्टेबल कॉइन की तरफ जा रहे हैं। आपको पता होगा स्टेट बैंक जो स्टेबल कॉइन को जो है वो उस पर काम कर रहा है, ताकि हमारा अपना एक स्टेबल कॉइन हो जिसके थ्रू सेटलमेंट्स हो, रेमिटेंस की सेटलमेंट हो, एक्सपोर्ट की सेटलमेंट हो, ट्रेड की हो और इस तरह की। और आपने ये भी सुना होगा, अभी लेटेस्ट हमने एक साइन किया ऐसी टेक्नोलॉजीज का, जो ज़हरा साहिबा ने बताया कि जो वर्ल्ड जो है फाइनेंशियल ये जो टेक्नोलॉजीज है, लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हमने जो साइन किया वो ये है कि हम जो हमारा जो लोकल डेट है उसका एक हिस्सा एज पायलट हम करने जा रहे हैं $2 बिलियन का। अब $2 बिलियन में शुरू में ऑफ कोर्स मे बी $100 मिलियन हम कर दें, $50 मिलियन कर दें, और एक आम आदमी को ये चीज हम टोकनाइज कर सकते हैं, जिसमें देखें हमारे पास नहीं। एक सेकंड खुरम साहब, एक सेकंड, आई डोंट थिंक मुझे तो नहीं समझ आई जो आप कह रहे हैं। आपने कहा $2 बिलियन को हम कर रहे हैं, जरा एक्सप्लेन करें। वो लीगल है या इलीगल है, ये जो $2 बिलियन का काम करने चले? जाहिर है गवर्नमेंट करे, इट हैज टू बी लीगल। जी मैं ये कह रहा हूं कि कानून नहीं है उसके ऊपर। सुनते हैं जी। नहीं, कानून देखें, पिवारा बन गई है ना जी, पिवारा बन गई है और पिवारा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब जो भी आएगा प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो माइनिंग के लिए आए, चाहे वो कोई कंपनी सेटअप करके इशू करे कोई टोकन, वो पिवारा के थ्रू लाइसेंस लेगा, जैसे बाइनेंस को मिला है, ठीक एनओसी दिया इसी तरह से। तो ये कानून तो है ना जी, लेकिन इन्होंने जो बात की है ना ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में स्टेट बैंक ने आज से कुछ साल पहले ये डिस्करेज किया था, मना किया था, रोका था कि जी अभी ना करें, अभी हम नहीं इजाजत दे रहे इतना खुला कि आप जो है वो ट्रेड करें, क्योंकि पैसा उस वक्त बहुत जा रहा था और हवाला हुंडी पे बहुत ज्यादा जो है वो इससे फ्लो आउटफ्लो हो रहा था इस वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का मकसद ही ये है कि इसको जो है वो फॉर्मलाइज किया जाए, एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है इस पे काम हो और इसके थ्रू आगे जाए। अच्छा, मुझे सॉरी, मैं आपके पास आऊंगी, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक और नाज़रीन आते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वील कम राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ खुरम शहजाद साहब हैं हमारे पैनल के साथ। हम बात करें जो एक डील भी गवर्नमेंट ने भी की उस हवाले से। जी ओवैस। सो खुरम साहब, माय डायरेक्ट क्वेश्चन वुड बी कि ये जो हम लोग स्टेबल कॉइन बनाने जा रहे हैं,
इसका बाइनेंस के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि अगर हम लोग इस रास्ते चल पड़ते हैं तो हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी? नहीं, एंड वेयर डज USD1 फिट इन? ये स्टेबल कॉइन इसी का जिक्र कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं? Yes, so stablecoin I would assume would be USD1 in this case and not a PKR1. Yeah. नहीं जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाइनेंस के साथ जो NOC है, और आपने सुना होगा HTX के साथ भी हमने जो है एक जो है वो MOU किया है। उसकी देखें, इसमें नॉलेज की शेयरिंग है, टेक्निकल नॉलेज की शेयरिंग है और टेक्निकल सपोर्ट है, जो कि बाइनेंस हम समझते हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको पता है पूरी एक इकोसिस्टम इनफैक्ट बन गया बाइनेंस। तो एक देखें, उन प्लेटफॉर्म्स को आप लेकर आएंगे दुनिया में टॉप पर हैं, आप उन्हीं को इनवाइट करेंगे और वो आपकी तरफ आके अगर आपको इक्विप करते हैं कि जी देखिए किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, कैसे अगर स्टेबल कॉइन, देखें स्टेबल कॉइन की तरफ जाने का मकसद क्या है ये, और टोकनाइजेशन की तरफ जाने का मकसद क्या है कि ये इजीएस्ट जो है ना वो लिंक है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमारे बैठे हैं डाउ प्रॉपटेक वाले भी, इनको बड़ा पता है, ये 2-3-4 साल से जो है प्रॉपर्टी को जो है टोकनाइज कर रहे हैं, इनफैक्ट फ्रैक्शनलाइज कर रहे हैं। तो देखें बात ये है कि स्टेबल कॉइन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक कैश की जो रिप्लेसमेंट है वो हमें मिले और ये ऑन चेन हो, यानी कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेड करे, जिसमें कॉस्ट कम हो रही है, आपकी लिक्विडिटी बेहतर है, 24/7 चलेगा। और शुरू कहां से कर रहे हैं हम? अपनी डेट से, कि हमारे पास जो ऑलरेडी कर्जा है हम लेने जाते हैं मार्केट से, और ऑलरेडी हमारे अगर बॉन्ड्स हैं तो उनको क्यों ना हम जो है वो टोकनाइज करें ताकि एक आम आदमी को इन्वेस्ट करने का मौका मिले, ट्रेड करने का मौका मिले, सेविंग प्रोडक्ट भी क्रिएट अच्छा, एक सेकंड खुरम साहब, सॉरी, डेट भी कम हो और उनकी भी कम हो। सॉरी खुरम साहब, ये जो आपने बात की है ना कि हम टोकनाइज करें तो फिर एक आम शख्स को मौका मिले करने का, प्लीज इसको डी कोड करें, आम शख्स को जरा एक्सप्लेन करें। यानी कि इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकता है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है वो फॉर्मुलाइज होके इम्प्लीमेंट होगा तो कोई भी इन्वेस्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोबारा स्टॉक मार्केट की, कि कोई भी जाके अकाउंट खोल के शेयर ले सकता है और बेच सकता है ब्रोकर्स के थ्रू। तो ये देखें बात ये कि हिस्से ही होते हैं, टोकन जो होता है वो हिस्सा ही कहते हैं उसको, और उसको फिर स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करें, सेटलमेंट जो हो, यानी कि हम बेचते हैं स्टॉक या खरीदते हैं तो वो कैश आगे पीछे होता है हमारा बैंक के थ्रू। इसी तरह से टोकन जो होता है वो टोकन आपके पास है और आपके पास ये राइट है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है कि जी आप कब बेच सकते हैं, कब उस पर जो है वो खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बॉन्ड हम बात करते हैं, सुकूक की बात कर लेते हैं, लेट्स से सुकूक के अंदर या बॉन्ड के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक प्रिंसिपल पेमेंट होती है, यानी कि 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो 100 रुपए तो आपको मिलने हैं, और 10% उस पर अगर प्रॉफिट है, 10% आपका इंटरेस्ट हुआ या प्रॉफिट हुआ उसका टोकन भी हो सकता है। तो देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और एक आम आदमी को जो है एक्सेस टू फाइनेंस, बड़ा इंक्लूजन, इस बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, हम इस पर बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली शुरुआत हम कर रहे हैं ताकि हमारी नई इकोनॉमी पे हम अडॉप्ट कर सकें। हमारे क्योंकि यंग जनरेशन इतनी ज्यादा इस पे सेवी है, इतना ज्यादा जो है इन्वेस्ट कर रही है, बाहर कर रही है, तो क्यों ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मिले जिस। और दूसरी बात, ये जो स्टेबल कॉइन है इसमें जो सेटलमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर इसमें अपने पैसे जो है वो सेटल कर सकता है। इवन आपके रेमिटेंसेस जो आ रही हैं बाहर से, आप 24/7 जो है रेमिटेंसेस जो है फ्लो लेके चल सकते हैं बाहर। आप जो है वो जो बाहर की जो बड़ी कंपनीज है उनके साथ आप कोलैबोरेट करके, और अब देखें अगर बाइनेंस की मैं बात करता हूँ, वो यूएई में अगर काम कर रहे हैं इतना बड़ा, तो क्यों ना हम इसके थ्रू अपनी रेमिटेंसेस मंगवाएं, जिसमें अगर रेमिटेंस की कॉस्ट मुझे पड़ती है 2-3% और इसमें मुझे फ्रैक्शन में कॉस्ट आती है, तो मेरी भी कॉस्ट कम हो गया, इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स पेयर पे भी इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, और जो भेजने वाला है उसके लिए भी कॉस्ट कम पड़ रही है, तो मेरी रेमिटेंसेस बढ़ सकती हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम करने के लिए लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो कि इसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है, कंप्लायंस से लेकर लीगल साइड से लेकर, फिर रिस्क्स भी हैं बहुत ज्यादा, इसमें इतनी आसान स्टेज नहीं है, शुरू में है, कोशिश कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं कहां तक जाते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इस नई इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाए और पाकिस्तान की बेनिफिट के लिए किया जाए, आवाम की बेनिफिट के लिए किया जाए। जरा एक मरतबा दोहरा दीजिएगा, SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ जो अग्रीमेंट है, इन वेरी सिंपल टर्म्स 1, 2, 3 क्या उसके डायमेंशंस, क्या एस्पेक्ट्स? देखें वो एक MOU है, ये समझ लें आप, वो MOU इस तरह से है कि जी वो हमें टेक्निकल बैक जो है ना वो जैसे मैंने शुरू में कहा, इक्विप करेंगे टेक्निकली कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कैसे करते हैं, कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे उन्होंने जो है वो क्रिप्टो की स्पेस में जो है वो एक्सेलेंस अचीव की है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो है वो किस तरह से इसमें जो है इसने स्टेबल कॉइन इशू किए हैं या दूसरे क्रिप्टोज में उसने काम किया है या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। तो बेसिकली ये स्किल्स, नॉलेज
और जो उनका पूरा एक एक्सपीरियंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको हम चाह रहे हैं कि जी हमें आगे सोवरेन के साथ, मतलब हमारे साथ आके वो हमें बताएं किस तरह से आगे लेके चलना है ग्लोबल लेवल पे, ताकि हम कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें और उन कंट्रीज से सीख सकें जिनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, और उनसे सीखें जिनके अच्छे रहें, तो बेहतरी की तरफ जाएं और उनसे हम जो है अच्छी इनपुट ले सकें। तो इस तरह से हमने बाइनेंस के साथ भी किया है, SGX के साथ भी किया है, इनके साथ भी किया है, और भी हमारे पास जो है इंटरेस्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट काफी आ रहा है कि बाहर की जो एक्सचेंजेस हैं वो अब रीच आउट कर रही हैं। इवन रीजनल की जो आपकी जो ब्लॉकचेन की प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स में जो है इंटरेस्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो 26 का साल है, इसमें काफी आप चीजें देखेंगी डेवलपमेंट्स। जी, आप टेक्निकल नो हाउ की बात करें, खैर आप बिलाल साकिब को तो इसलिए लाए बिकॉज ही सपोज टू नो अ लॉट ऑफ दिस, राइट? एक तो ये, दूसरा ये कि टेक्निकल नो हाउ के साथ ये USD1 जो है उसके हवाले से बताएं कि दैट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस एग्रीमेंट। देखिए USD1 स्टेबल कॉइन है ना, वो तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि जी आप USD1 से स्टार्ट करते हैं। देखें, डॉलर लिंक्ड तो आपको करना है, आपको जो है डॉलर लिंक्ड कोई स्टेबल कॉइन लेकर आना है। आप PKR1 भी कर सकते हैं, PKR में भी कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन बात यह कि कैसे शुरुआत करें पहले, ताकि आपको जो है एक एक्सपीरियंस तो हो, आपको एक एक्सपेरिमेंट तो मिले कि आगे बढ़ना कैसे है, किस तरह बढ़ना है, कहां से शुरू करना है। तो आई थिंक पहला जो स्टेप है वो ये है कि USD1 से आप स्टार्ट करें, स्टेबल कॉइन क्रिएट करें और अपना जो है फिर रिपोजिटरी और ये सब चीज क्रिएट करते जाएं। ठीक जी फारूक, आपने कुछ पूछना है? नहीं, मैं सिर्फ उसी पे फंसा हुआ हूँ कि NOC तो इशू कर दिया गया है, बाइनेंस को कर दिया, अभी तक वो लाइसेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि अगर मैं कुछ क्रिप्टो की इकोसिस्टम के अंदर या करेंसी के अंदर कुछ काम करना चाहता हूँ, तो अगर मैं करूँगा वो मेरे लिए इलीगल होगा, मेरे लिए अलाउड है? क्या बैन लगा हुआ है मेरे ऊपर या नहीं लगा हुआ? ये मैं रियली कंफ्यूज्ड हूँ। मैं आपको दोबारा जवाब दे देता हूं। स्टेट बैंक डज नॉट अथोराइज, किसी को अथोराइज नहीं करता इस चीज को। आज मैं अगर क्रिप्टो लेने जाता हूं तो मुझे अथोराइज नहीं कर रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि अथोराइज नहीं किया और नहीं होता आया है, तभी जाके, इससे पहले भी हुआ है कि पहले तो मेरे ख्याल में जो है वो P2P के थ्रू हो रहा था, जैज कैश के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू लोग अपने हिसाब से पैसे कर रहे थे और वो ट्रैक पे नहीं आ रहा था, उस तरह से कैश में काम हो रहा था सारा। तो स्टेट बैंक ने रियलाइज किया कि ये तो प्रॉब्लम है, तो इसको उसने शुरू में जब कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी तो उसने अथोराइज करना बंद किया कि आप इसको लीगल चैनल्स के थ्रू लेके जा रहे हैं, पैसा जा रहा है। और इसमें बहुत सारे, उस वक्त हम भी बहुत ज्यादा थे, आपको पता होगा कि कितने ज्यादा इश्यूज आए 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं। और इनफैक्ट जब कोविड था उससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए और बहुत सारी पूरी दुनिया ने, चाइना से US ने खुद, आप उठा के देखें जरा हिस्ट्री 4, 5, 6 साल की, 7 साल की, खुद रोकी ये चीजें। फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लेकर आएगी, सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी लेकर आएगा और वो डिजिटल करेंसी होगी। एक्चुअली पता है क्या है, एक्चुअली इसकी जो कोर है ना वो ये है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि ये P2P, पर्सन टू पर्सन होगा। इसमें सेंट्रल बैंक्स का उस तरह से काम नहीं रहा। अब रियलाइज करना शुरू किया है कि एक रेगुलेटेड स्पेस भी हो सकती है, ब्लॉकचेन जो है वो रेगुलेशन के साथ भी आ सकता है और इसके कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल भी हो सकते हैं। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है B2B पे भी हो सकता है काम, तो वो शुरू हुआ। अथोराइज नहीं करता, मैं जवाब दे रहा हूं, अथोराइज नहीं करता है स्टेट बैंक, लेकिन ये नहीं उसने कहा कहीं पे भी कि जो है टोटली बैन, अथोराइज नहीं करता, लाइसेंस नहीं करता, और स्टेट बैंक लाइसेंस कर भी नहीं सकता। खुर्रम साहब लाइसेंस नहीं करता। खुर्रम साहब भाई, आदि बाइनेंस को आधी क्या दिया, मतलब लाइसेंस भी दिया है और लाइसेंस नहीं दिया, लाइसेंस नहीं दिया, NOC दिया है। नहीं तो NOC से वो क्या कर सकते हैं ये बताइएगा। जी मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो अपना प्लेटफॉर्म यहाँ बना सकते हैं, अपनी एक्सचेंज क्रिएट कर सकते हैं। NOC इस चीज का है कि आप क्लियर हैं, आप पे कोई इशू नहीं है, आप अपना काम शुरू करें। तो और जब आप कोई प्रोडक्ट कर सकूंगा उनसे लीगली, जब बाइनेंस प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो क्या मैं लीगली उनसे डील कर सकूंगा? जी बिल्कुल कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर वो आएगा हमारे पास, दोबारा आएगा, प्रोडक्ट दिखाएगा, प्लेटफॉर्म दिखाएगा, पिवारा उसको अप्रूव करेगा। मेरी सिर्फ अर्ज ये है कि ये जो लिम्बो में है कि हमें पता नहीं कि बैन है नहीं है, ऑथराइज है या नहीं है, इससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे तखमीने में तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर का नुकसान है ये लिम्बो में रखने का और इस मामले को क्लियर नहीं करने का। मैं आपको बताता हूं, देखें आप जो बात कर रहे हैं दो अलग अलग बातें। एक आप कह रहे हैं ट्रेडिंग अलाउड है, आप ये कह रहे हैं कि मैं बाइनेंस पे ट्रेड कर सकता हूं, आप यही कह रहे हैं ना। नंबर 1 मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक बड़ी प्लेटफॉर्म को NOC ये दिया है कि पाकिस्तान में आके आप काम शुरू करें,
जब वो प्रोडक्ट बनाएगा या प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो दोबारा आएगा पीवारा के पास, फिर वो लाइसेंस लेगा उसका कि देखिए मैंने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं, ये इसकी लीगल साइड है, ये कंप्लायंस साइड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपके पास पूरा उसका डेटा बेस आपके पास है, कैसे फ्लो जाएगा आएगा, कैसे वो इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर किस तरह से इश्योर्स आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा। People are buying and selling all the time through Binance. एनओसी है, एनओसी तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि जी आप शुरू करें तो काम। 1.5-2 साल लगे हैं एनओसी तक पहुंचने में। अब देखिए ये मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि टाइम कितना लगेगा। अच्छा ब्रेक कि आगे एक जाकर सेकंड license होगा। शुरुआत हो गई। हम ब्रेक लें। स्टे विद अस नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रखें जी। अच्छा मुझे एक चीज खाली बताइएगा खुर्रम साहब कि अब आप लोग USD1 के साथ जा रहे हैं या स्टेबल कॉइन जब आप बना रहे हैं, इसका एक सिंपल यूज केस जो है बनता है रेमिटेंस के लिए, जो आपने बात की। अब वो नॉर्मल रेमिटेंस के अंदर जाकर कोई बंदा यहां से आके ऑन रैंप ऑफ रैंप करे या फिर आके खाली एक सेंट्रल बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट करे या सेटलमेंट करे, तो डॉलर तो जाना ही है बाहर। अच्छा एक यहाँ सेकंड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? सर, एक सेकंड लेट मी जस्ट इंटरप्ट, सॉरी आई मस्ट से दिस, क्योंकि ये जो सवाल उठा रहे हैं ये बड़ा क्रिटिकल है। आपने यू गॉट हिम ऑफ द हुक बाय यू नो टेकिंग इट समवेयर एल्स। ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है कि बाइनेंस में दुनिया ट्रेडिंग कर रही है पाकिस्तान के अंदर बाइनेंस के साथ, तो हमें तो ये इंप्रेशन था कि ऑथराइजेशन बाइनेंस का तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है यहाँ। खुर्रम साहब, तो किस चीज का इंतजार है जो फरूख सलीम साहब कह रहे हैं बात? नहीं देखिए, लोकल जो प्लेटफॉर्म है ना जी, लोकल देखिए बाइनेंस पूरी दुनिया में कुछ आई थिंक 27-28 कंट्रीज में, तो वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक यूएस में उसने बना दिया तो सारे कंट्रीज में बनी हुई है खुद चीज। वो हर जगह लोकलाइज करते हैं चीज को कि जी लोकल लेवल पे क्या हो रहा है, डोमेस्टिकली क्या करना है, प्लेटफॉर्म वहां क्रिएट करना है, वहां के लोगों को जो है वो प्लेटफॉर्म पे लाना है और उसको इंटीग्रेट करना है ग्लोबल के साथ। तो ऐसा नहीं है कि बाइनेंस की और चीज बनी हुई है तो वो यहाँ के से शुरू कर देगा। उसने पूरा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है पहले कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, स्टेट बैंक क्या कर रहा है, इस तरह और भी है, SGX भी है और भी जो है अप्रोच कर रही है एक्सचेंजेस। तो वो आगे इसी तरह ही है कि कोई भी एक्सचेंज आती है किसी मुल्क में, वहां जाके वो अपना सेटअप लगाती है और वहां की डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हमारी बैंकिंग सेक्टर के साथ उनकी बात हो रही है कि जी किस तरह से हम FATF से भी निकल के आए हैं और FATF कंप्लायंट होना है, हमने बड़ा देख संभल के चलना है। तो हम ये नहीं कर सकते कि जी आ गया तो वो खुद से कुछ शुरू कर ले, वो तो ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही थी। मैं दूसरा जवाब देता हूँ, वैसे तो मुझे लग रहा है आप तीनों चारों जो है एक इंटरव्यू इस तरह भी कर रहे हैं। हाँ, इधर ही करें, नहीं आपसे कर रहे हैं, यू आर द गवर्नमेंट, वी नीड टू आस्क। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो रेमिटेंस की बात की है, रेमिटेंस में बेसिकली ये कह रहे हैं कि आउटफ्लो नहीं होगा। देखें रिवर्स रेमिटेंस तो बहुत कम होती है ना हमारे यहाँ, हम तो बात कर रहे हैं इनफ्लो की ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई $38 बिलियन लास्ट ईयर आए थे, इस साल $41 बिलियन क्रॉस हो सकता है। और हम एक रफ एस्टिमेट ये है कि कोई हो सकता है 55-60 अरब की हमारी रेमिटेंस मजीद ऐसी है, मतलब हम टैप कर सकते हैं 55 से 60 अरब डॉलर का, एक डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। और अगर हम लेट्स से 55 अरब पे भी पहुंचते हैं, देखिए इसमें मेन चीज क्या होती है, जो रेमिटेंस भेजने वाला है ना, वो उसके लिए कॉस्ट लगती है ज्यादा, और वो कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेयर कर रही है। लास्ट ईयर कोई 125 अरब रुपया था, इस साल भी कोई 100 अरब के करीब जो है वो ब्रिज करती है कि जी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाए, ताकि जो भेजने वाला है वो हुंडी हवाले से ना यूज करे, क्योंकि वहां तो कॉस्ट बहुत कम लगती है और बैंकिंग चैनल से कॉस्ट ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ब्रिज कर रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है 80-100 अरब रुपए हम ना दें, क्यों हम जो है इतना पैसा दें। और अगर इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो हमें बताया भी गया है, जो हमें एक्सप्लेन भी किया गया, हम समझ भी रहे हैं, R&D भी कर रहे हैं इस पे, कि अगर इन चीजों से हमारी कॉस्ट कम होती है। जी, यू मेक द पॉइंट सर, यू मेक द पॉइंट, इट्स क्लियर। लेट फारूक आस्क। एक सवाल नहीं आए, मैं तो कह रही हूँ आप दोस्ती नहीं। खुर्रम साहब, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी आपने बताया कि क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं क्या वो लीगल है या इलीगल है पाकिस्तानी कानून के तहत? और दूसरा सवाल कि ये USD1 क्यों, USDT क्यों नहीं, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर है? जी USD1 से हमें रिकमेंडेशन हुई है कि USD1 से स्टार्ट करें। और दूसरा आप जो कह रहे हैं रिकमेंडेशन हुई है, किधर से हुई है रिकमेंडेशन? ये इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हुई है ना जी, मतलब मैं अब क्या आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हुई है। आप STX से बात कर रहे हैं, बाइनेंस से बात कर रहे हैं, आप और कॉइनबेस से बात कर रहे हैं और दूसरों से कर रहे हैं, तो एक रिकमेंडेशन पीवारा के थ्रू आती है ना, एक प्रॉपर अथॉरिटी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि USDT ना करें तो 1 करें, तो स्टार्ट करें। सबसे ताकतवर रिकमेंडेशन तो वहां से आती है ना, अमेरिका से।
हाँ, और वेल बिलाल वाज देयर, तो ठीक मैं है। तो अगर इसमें कमेंट नहीं कर सकता कि कहाँ से आती है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जाएंगे। ठीक। और दूसरा जो आपने बात की है कि जी वो इलीगल है, क्या है, देखें वो ऑफ द चैनल्स ही गए ना जी, वो ऑफ द शेल्फ ही गए हैं। तभी तो रियलाइजेशन ये आई है ना कि 25 मिलियन बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है और आपके $5 अरब, मिनिमम $5 अरब की बात हो रही है, मैक्सिमम ये भी बात होती है किसी की, कोई कहता है $25 अरब है, कोई कहता है $50 अरब पाकिस्तानी का बाहर है, लेट्स से $5 अरब भी है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ना, $5 बिलियन। देखें इसमें क्रक्स क्या है, इसमें बॉटम लाइन क्या है, जो हम तो निटी ग्रिटीज में जा सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि अगर इतनी बड़ी आवाम आपकी इन्वेस्ट कर रही है और वो आपके सिस्टम से हट के इन्वेस्ट कर रही है, तो क्यों नहीं उसको सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो कंटेन हो, उसके अंदर एक अच्छा इंसेंटिवाइज। आई थिंक कोई डिबेट ये नहीं कर रहा सर, ये डिबेट नहीं है। फारूक साहब तो आपकी बात को बहुत आगे बढ़ाते हुए वो ये कह रहे हैं व्हाई टेक सो लॉन्ग, दैट्स द पॉइंट। बट खुरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया, एंड इट वाज रियली 3 आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ 1 पर्सन, बट इफ यू आर द गवर्नमेंट देन यू हैव टू डू। थैंक यू सो मच खुरम हमसे बात करने का जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो फिर आप लोग बताएं कि क्विकली योर कंक्लूडिंग कमेंट्स बिकॉज टाइम। देखिए, ये जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस वाला मामला है, ये पाकिस्तान के बहुत फायदे में है। अभी ये हो रहा है कि तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी खानदान हैं जो रेमिटेंसेस रिसीव कर रहे हैं। ठीक, मुल्क के बाहर उनके लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसे भेजते हैं। वो तकरीबन $45 अरब मेरा तखमीना है कि इस साल तक पहुंच जाएगा। ठीक। अब वो $45 अरब वहां पे मेहनत करते हैं, पाकिस्तानी अपने खानदान को वापस भेजते हैं। इसमें से कोई $2 बिलियन की बैंकिंग इंटरमीडियरी जो हैं वो फीस खा जाते हैं। $2 बिलियन, अबाउट $2 बिलियन की फीस चली जाती। अब अगर आप USD1 इस्तेमाल कर रही हैं या कोई भी स्टेबल कॉइन इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर वहां पे लेट्स से कि आप मैं काम कर रहा हूं दुबई में और मेरे पास 1000 दिरहम है और मैं आपको भेजना चाह रहा हूं, तो मैं 1000 दिरहम जो है उसके USD1 खरीद लूंगा। वो मुझे तकरीबन आज के 272 USD1 मिल जाएंगे, वो मैं आपको भेज दूंगा। आप यहां वो USD1 जो है उसके वो रुपए ले लेंगी, आपको तकरीबन 76,000 रुपया मिल जाएगा। इस सारी ट्रांजैक्शन में कोई 10 से 15 मिनट लगेंगे, कोई डिले नहीं होगा फौरन। वो तो पाकिस्तान का वो जो $2 बिलियन का, मैं इसलिए कह रहा था बार बार कि ये जो हम लटका रहे हैं, देर क्यों कर रहे ये हैं? $2 बिलियन का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही। कंक्लूडिंग कमेंट यही है कि सारी चटपटी बातें बिल्कुल सही हैं, बट अंडरस्टैंडिंग की, चटपटी किसको कह रहे हैं? देखिए सारी कॉन्वर्सेशन जो है काफी चटपटी है ना, अंडरस्टैंडिंग की भी कहा क्या लीगल है क्या नहीं है। That's a very sensational word. या तो आप कहें कि it was useful या not useful. It was in the middle. Let's just नहीं, let's just put it that way. आप अपनी बिरादरी की दोस्ती निभा रहे हैं। देखिए बिरादरी बहुत छोटी है, नहीं, बिरादरी को जो सवाल तो सपोर्ट उठा नहीं, देखें Whereas we have to ask questions. And I mean जो इनका पॉइंट था बड़ा कमेंट्स में आपको बता दूं, देखिए स्टेबल कॉइन जो है ना, अगर USDT हो, USDC हो, USD1 हो, इसके पीछे जो है हम लोगों ने जियोपॉलिटिक्स, यू अंडरस्टैंड मच बेटर देन मी। अब वहां पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी MGX जो है उसने तकरीबन $2 अरब जो है वो इसी के थ्रू, वर्ल्ड लिबर्टी के थ्रू जो है बाइनेंस के अंदर इक्विटी डाली। अब यहां से जो है एक $2 बिलियन का नंबर भी आ गया, जो कि यहां से एक रेजोनेट भी हो गया, यहाँ पे भी $2 अरब का ये एक नंबर आ रहा है। और पीछे जो है वो ट्रम्प साहब भी हैं, यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट दे रही है और ये यहाँ पे काम करने लगे। जो समझने वाली बात है आम आवाम के लिए कि ये USD1 क्यों, USDT क्यों नहीं, क्योंकि USD1 के पीछे जो है बैक कर रहे हैं, मोर देन मनी there is that government or that Trump जो ट्रम्प चले जाएंगे फिर क्या होगा? There you go. I mean, it could be a problem, right? So then you're ये तो अच्छी बात, ताकतवरों के साथ दोस्ती भी हो और पाकिस्तानियों का फायदा भी हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसके पीछे जो है उनके पास टी-बिल्स भी हैं, उनके पास जो है वो हाईली लिक्विड जो है वो डॉलर के एसेट्स भी वहां पड़े हुए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो स्टेबल 1-to-1 का वो एसेट रख रहे हैं। अगर वो यहाँ पे बैठ के इसको रेप्लिकेट कर देते हैं, द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी इज दैट वी आर डॉलराइजिंग आवर इकोनॉमी। ठीक है ना, हम लोग अगर डी डॉलराइज करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हम लोग फंस जाएंगे। अब यही है कि जिस तरह आपके पास लाख रुपया या 3 लाख रुपए पड़े हुए थे, आपने बाइनेंस के ऊपर जो वहां पे डाल दिए, तो आपका सब 1000 वो आ चुका हुआ है, USD आ गया हुआ है। अब वो सेटलमेंट कहां पे होगी, कब होगी? सो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई कैपिटल फ्लाइट आप बचा सकते हैं। कैपिटल फ्लाइट के लिए अगर तो इन्होंने बीच में कंट्रोल्स रखे हुए हैं, CBDCs वाले कंट्रोल्स रखे हुए हैं, स्टेट बैंक वाले कंट्रोल्स रखे हुए हैं, तो फिर तो गुड है। अगर नहीं किया हुआ देन दिस इज अगेन अ वेरी बिग वर्ल्ड पूल, जिसके अंदर आप जाके
फ्यूचर में जाके ठीक ठाक फंस सकते हैं। अभी तो हंकी डोरी सब कुछ नजर आ रहा है कि हाँ जी सब कुछ सही है, सब अच्छा Which है। is why it's important to have these discussions, क्योंकि इश्यूज निकल रहे हैं इसमें से। अभी तो वो आधा तीतर और आधा आधा बटेर बटेर वाली बात है। नाज़रीन, आधा तीतर आधा बटेर तो जरूर बहुत अहम तीतर बटेर है, तो इसलिए इस पे हम बात करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।